पीएम पद का उम्मीदवार, एक अनार 100 बीमार। बिहार से लेकर तेलंगाना तक स्वघोषित पीएम मटीरियल मानने की होड़, मुद्दा एक ही, मोदी विरोध। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक पाला बदलते ही पूरे देश में एक बार फिर विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा छिड़ गई है। अभी तक इसमें 6 दलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी तरफ से अपने नेता का नाम पीएम मटीरियल बताकर आगे कर दिया है। इसमें कुछ नाम तो 2014 से ही हवा में तैर रहे हैं, तो कुछ नाम हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर सामने आए हैं। जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह ने एक हफ्ता पहले नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बताकर राजनीतिक फिजा में गर्मी पैदा कर दी। खुद नीतीश कुमार ने ये कहकर उस पर एक तरह से मुहर लगा दी कि हम रहें या न रहें, 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे। हालांकि सार्वजनिक मंच पर वो ये भी कहते हैं कि ना बाबा ना, हमें पीएम नहीं बनना है, हमें तो सबकी सेवा करनी है। 2024 तक हम विपक्ष को एकजुट करने के काम में लगेंगे। देखा ना विनोद, कितना हाई लेवल राजनीति हो रहा है। भले ही नीतीश कुमार ने अपनी जुबान से पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन सबकी सेवा करने की उनकी परिभाषा क्या है, ये राजनीतिक विश्लेषक अच्छी तरह समझ रहे हैं। सच तो यही है कि नीतीश के मन में 2014 से ही पीएम बनने का सपना पल रहा है। उसी तरह राहुल गांधी को भी कांग्रेस 2014 से ही पीएम मटीरियल के रूप में देख रही है और प्रमोट भी कर रही है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते रहते गांधी परिवार ने राहुल गांधी को राजनीति में अति सक्रिय किया। 2013 की एक घटना है। तत्कालीन मनमोहन सरकार अपने दागी नेताओं को बचाने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई थी। उस अध्यादेश में दागी नेताओं की संसदीय सदस्यता बरकरार रखे जाने की बात थी। सही में अगर राहुल चाहते तो मनमोहन सिंह को वैसा अध्यादेश तैयार करने की जरूरत ही क्या थी, लेकिन शायद कांग्रेस आलाकमान की सोची समझी रणनीति के तहत राहुल के लिए एक ड्रामे का मंचन किया गया। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने अध्यादेश को फाड़ डालने तक की बात कह दी। राहुल ने कहा, अध्यादेश पर मेरी राय है कि ये सरासर बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। यानी राहुल गांधी ने उस सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाया था जिसमें उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलना नामुमकिन था। इशारा साफ था, राहुल गांधी कांग्रेस के अगले युवराज हैं। प्रधानमंत्री के रूप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। इन दिनों उनकी दूसरे प्रदेशों की यात्राएं बढ़ गई हैं। कभी हिंदी से घृणा करने वाले के चंद्रशेखर राव आजकल जब भी दूसरे राज्यों में जाते हैं, हाथ जोड़कर हिंदी में प्रणाम करते हैं। पीएम उम्मीदवार के रूप में ममता बनर्जी भी 2019 से ही अपने को तैयार कर रही हैं। इसी तैयारी में उन्होंने हर बात में मोदी विरोध को अपना मुख्य हथियार बनाया, ये संदेश देने के लिए कि वही हैं जो मोदी के समक्ष आंख में आंख डालकर बात कर सकती हैं। सपा के युवराज अखिलेश यादव भी अपने को पीछे कहां रखने वाले। उनके समर्थक भी इस प्रयास में लगे हैं कि विपक्ष उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार मान ले, क्योंकि वे उस प्रदेश से आते हैं जहां से पीएम पद की कुर्सी तक पहुंचने का दरवाजा खुलता है। यानी सबसे बड़े प्रदेश के होने के नाते उनके समर्थकों को ये विश्वास है कि उनके भैया निश्चित रूप से पीएम मटीरियल हैं। पता नहीं क्यों अचानक ही सपा के कार्यकर्ताओं को अखिलेश में पीएम मटीरियल दिखाई पड़ने लगा। इसी तरह अरविंद केजरीवाल तो उसी दिन से अपने को एक तरह से पीएम पद के उम्मीदवार मान बैठे हैं जब से उन्होंने दिल्ली मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर कब्जा किया। हर अवसर पर सीना ठोककर वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं। ऐसा कर वो संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वही हैं जो मोदी को करारा जवाब दे सकते हैं। पंजाब चुनाव में प्रचंड जीत के बाद तो उनका सपना और मजबूत हो गया है। अपने नेता को विपक्ष के पीएम मटीरियल बताने वाले कार्यकर्ताओं के पास क्या है आधार, किस तरह से उनके नेताओं की हाल की गतिविधियों में परिवर्तन आया है,
और कैसे उनके मन में देश की सेवा भावना का ज्वार उमड़ा है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। बात 8 अगस्त की है। अचानक बिहार में राजनीतिक परिवर्तन की बयार बही और देखते ही देखते उसने 72 घंटे के अंदर वहां सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। एनडीए की मदद से बिहार की सत्ता की कुर्सी संभालने वाले नीतीश ने 10 अगस्त को लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के साथ गलबैया कर महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में राजभवन में शपथ ले ली। साथ में लालू यादव के पुत्र और पार्टी के युवराज तेजस्वी यादव भी नीतीश के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर आसीन हो गए। जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि क्या यह सही है कि आप अपने को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तैयार कर रहे हैं, तो उनका सीधा और सपाट सा जवाब था कि हम रहें या ना रहें, इतना तय है कि 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे। उनके कार्यकर्ताओं ने भी इस अवसर पर नारा लगाया कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार 2024 तक कैसे विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, कैसे अलग अलग दिशाओं में चलने वाले नेताओं को एक मंच पर ले आएंगे और अपना नेतृत्व कैसे उन्हें स्वीकार करवाएंगे, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि बात बहुत आसान नहीं है। विपक्षी एकता की बात तराजू के एक पलड़े पर कई मेंढक को तौलने जैसा है, जहां बार बार मेंढक छिटक कर भाग जाता है। इसके बारे में भाजपा नेता जदयू नेता ललन सिंह की उस बात को ही चटखारे लेकर कह रहे हैं कि कल किसने देखा है। इस बात में बहुत बड़ा संदेश छिपा है। भले ही ललन सिंह ने ये बात एनडीए गठबंधन को लेकर कही थी, बिहार में नीतीश के पाला बदलने से पहले कहा था, लेकिन आज ये बात पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर उनके दल पर ही चस्पा हो रही है। वैसे नीतीश कुमार के मन में 2014 से ही पीएम बनने का सपना पल रहा है। उस समय भी वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए एनडीए से अलग हो गए थे। ये बात अलग है कि उस लोकसभा चुनाव में उन्हें मात्र 2 सीटें मिली थी। पीएम की कुर्सी पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की नजर उसी दिन से है जब से 2014 में नरेंद्र मोदी इस कुर्सी पर बैठे। भले ही देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें ये कुर्सी सौंपी हो, लेकिन कांग्रेस और गांधी परिवार ने कभी भी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में सहज तरीके से नहीं स्वीकारा। राहुल गांधी ने उसी दिन से पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी के रहते देश का सांप्रदायिक सौहार्द तहस नहस हो जाएगा। राहुल गांधी को योग्य उम्मीदवार बताने के लिए ही बार बार कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई और उसे एक मंच पर लाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाने के बाद तो कांग्रेस ये मान ही बैठी थी कि अब राहुल गांधी से दिल्ली दूर नहीं। लेकिन ये बात दिगर है कि जब से उनके मन में पीएम बनने का सपना उबाल ले रहा है, तब से पूरे देश में कांग्रेस सिमटती जा रही है। यहाँ तक कि कई राज्यों में खुद की बदौलत पहले कांग्रेस पीएम पद की कुर्सी पर बैठती थी, उन राज्यों में वो क्षेत्र दलों की या तो पिछलग्गू हो गई है या फिर वहां से उसका वजूद ही खत्म हो रहा है। बिहार में वो राजद की पिछलग्गू है। कांग्रेस के भाग्य का फैसला राजद के नेता सोनिया गांधी के साथ बैठकर करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। बंगाल से उसका नामो निशान मिट गया है। कई सारे दक्षिण के राज्यों से भी वो गायब हो गई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान को छोड़ दें तो अन्य राज्यों में सत्ता की कुर्सी उसके लिए दूर ही होती जा रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आने वाले समय में राजस्थान भी उसके हाथ से जाने वाला है। मतदाताओं की बात तो छोड़ ही दीजिए, कांग्रेस के ही 2 दर्जन से अधिक नामचीन और अनुभवी नेता गांधी परिवार को नेता मानने को तैयार नहीं हैं। वो नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने तो कांग्रेस से नाता ही तोड़ दिया। उन्होंने अखिलेश यादव की सपा को गले लगा लिया। गुलाम नबी आजाद राजनीतिक हाशिए पर चले गए। उसी प्रकार से कांग्रेस के कई दिग्गज कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखाते दिखाते रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो हैं कि मानते ही नहीं। पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में सबसे तेजी से ममता बनर्जी का नाम भी सामने लाया गया है, या यूं कहें कि ममता बनर्जी ने अपने को एक तरह से विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार मान लिया है तो गलत नहीं होगा। वो 2019 से ही नरेंद्र मोदी से 2-2 हाथ करने लगातार कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सबसे बड़ा गुंडा बता दिया था। ऐसा करने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि पूरे देश के मुस्लिम और ईसाई मतदाता
ममता बनर्जी की छतरी तले आ जाएं और उनके सहारे वो विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार सहज रूप से बन जाएं। इसी कड़ी में उन्होंने पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा को अपनी पार्टी में उपाध्यक्ष का पद दिया और आसनसोल से भाजपा के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट देकर लोकसभा में भेजा। यशवंत सिन्हा को विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में ममता बनर्जी ने ही आगे किया। दरअसल यशवंत के बहाने ममता बनर्जी झारखंड और बिहार को साधना चाहती हैं और शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा में भेजकर हिंदी पट्टी के राज्य में ये संदेश देना चाहती हैं कि उनके दिल में सबके लिए जगह है। कई अवसरों पर वो सोनिया गांधी के पास भी गईं, विपक्ष की बैठक भी बुलाई, लेकिन सच यही है कि सोनिया गांधी या कांग्रेस ममता बनर्जी को किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ये मानती है कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने ही कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंका है। कभी ममता कांग्रेस के सहारे थीं, आज उन्होंने कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया है। पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी अपने को तैयार कर रहे हैं। इसी क्रम में वो 2 बार झारखंड का दौरा कर चुके हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। यही नहीं, दिल्ली दौरा उनका बढ़ चुका है। कभी हिंदी विरोध का झंडा उठाने वाले के चंद्रशेखर राव का इन दिनों हिंदी प्रेम देखते ही बंद रहा है। वो हिंदी पट्टी के नेताओं से जब भी मिलते हैं हाथ जोड़कर मुंह से प्रणाम शब्द का उच्चारण करते हैं। विनम्रता को उन्होंने लबादा बना लिया है। वो विपक्षी एकता का एक भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। विपक्ष को आकर्षित करने के लिए उन्होंने अपने आप को ममता बनर्जी की राह पर चलते हुए मोदी का सबसे बड़ा विरोधी साबित करने का प्रयास किया है। ठीक उसी तरह से मोदी की बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं जैसे ममता बनर्जी करती थीं। ये बात अलग है कि अब ममता बनर्जी मोदी की बैठकों में जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक बड़ा कोण शुरू से ही मोदी विरोध रहा है। मोदी विरोध के सहारे ही वो पूरे देश में अपने को विपक्ष का सर्वमान्य नेता सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। विरोध करते समय वो ये भी भूल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो उनसे पूछ क्या रहे हैं। कभी वो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने लगते हैं तो कभी पुलवामा में शहीद होने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पंजाब में मिली प्रचंड जीत के बाद तो वो ये मानकर ही चल रहे हैं कि उनके जैसा योग्य नेता विपक्ष के पास नहीं है। अब देखना यह है कि विपक्ष के अन्य नेता अरविंद केजरीवाल को कैसे स्वीकार करते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी अपने को कम कहां मानने वाले। उनके समर्थकों का दावा है कि नेताजी सबसे बड़े प्रदेश के युवराज हैं। उनके समर्थक ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता उनके साथ है। यही नहीं, अखिलेश यादव के साथ तेजस्वी यादव भी आसानी से आ जाएंगे। इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि तेजस्वी यादव अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं, एक ही जाति से हैं। लालू यादव नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हुए थे। अभी 2024 के चुनाव में लगभग 2 साल बाकी है। उसके पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन की जमीन भी तैयार हो रही है। ऐसे में देश को अभी कई और नामों के लिए इंतजार करना चाहिए। 2024 आते आते अगर विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवारों की सूची में 2-4 नाम और जुड़ जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।